नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट 7 नंबर है हमारा और यूपीआरओ यारो का है। फुल टेस्ट है, 140 क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे 3 पार्टों में। पार्ट 1 में देखेंगे हम 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में देखेंगे हम 50 क्वेश्चन और पार्ट 3 में हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कथन दिया, पहला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया है कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। कारण है, इस व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना और उस पर कर लगाना था। हमारे पास ऑप्शन है, दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है और ए गलत है, आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, कार्टेज आर्मेडा आर्मेडा काफिला व्यवस्था जो की गई, लागू की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी हिंद महासागर में? वो फ्रांसीसियों द्वारा नहीं की गई थी, वो की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, तो इसमें पहला तो गलत हो जाएगा आपका, ए गलत आर सही। कौन से में है? आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, यदि कुछ पुर्तगाली शासकों की बात करें हम, कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एक था अल्मीडा, अल्मीडा था, और एक था आपका अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। ठीक है, यदि हम जैसे कि कंपनियों की बात करें तो कैसे कैसे कंपनियों का क्रम है, आगमन हुआ कैसे कैसे? पहले पे थी पुर्तगाली, दूसरे पे थे डच, तीसरे पे थे अंग्रेज, चौथे पे थे डैन, पांचवें पे थे फ्रांसीसी। ये जो क्रम है आपका पूछा जा चुका है, तो आप ये भी क्रम ध्यान रखेंगे। पहले पे पुर्तगाली, दूसरे पे डच, तीसरे पे अंग्रेज और चौथे पे डैन और पांचवें पे फ्रांसीसी। इस व्यवस्था में क्या होता था? इस व्यवस्था में परमिट लेना होता था। कोई भी भारतीय या अरबी जहाज थे जो, वो अरब सागर में नहीं जा सकते थे बिना परमिट के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्य को मराठा के आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था? जमादानी, अबुबाब, चौथ या सरदेशमुखी? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चौथ। यदि जैसे कि इसकी जगह 1/4 दे दे तो भी नहीं घबराना है, 1/4 आया, और यदि 25% भी आ जाए ऑप्शन में तो भी नहीं घबराना है। ठीक है, यही लगाना है। 1/4 होगा तो 1/4 लगाएंगे, 25% होगा 25% लगाएंगे, यदि चौथ होगा तो चौथ लगाएंगे। ठीक है, अब बात करें जमादाने की। ये क्या है? कपड़ा है। ठीक, बांग्लादेश में उत्पादित, बांग्लादेश में उत्पादित उत्पादित होता है बांग्लादेश में। ठीक है, मुगल साम्राज्य के दौरान लोकप्रिय हुआ था। और बात करें हम अबुबाव की, तो इसमें क्या होता है? भूमि पर जो
भूमि पर मूल किराया जो होता है उसके अलावा लगाया जाने वाला सभी अस्थायी करों को अबबाव कहते हैं। जैसे कि भूमि पर मूल किराए के अलावा लगाए जाने वाले सभी अस्थायी करों को अबबाव कहते हैं। ठीक है। सरदेशमुखी की बात करें, सरदेशमुखी में क्या होता है, जो मराठा साम्राज्य है या मराठा प्रशासन, उनके द्वारा जो लगाए जाने वाले कर हैं उसका कुल राजस्व का 10% के अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता था। 10% के अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता था सरदेशमुखी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह फर्स्ट रंगीला के संबंध में सत्य नहीं है। ये बताना है सत्य नहीं है। फर्स्ट है, इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था मयूर सिंहासन। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। और डी है इसमें, इसने अंग्रेज को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो किसने की थी? ये जब रंगीला या मोहम्मद शाह फर्स्ट ने नहीं की थी तो किसने की थी? ये की थी फारुखशियर ने, फारुखशियर। फारुखशियर ने की थी। ध्यान रखेंगे। यदि मोहम्मद शाह फर्स्ट रंगीला की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था? ये था 1719 से कितने तक था? 1748 तक था। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सुगोली की संधि। सुगोली की संधि का संबंध किस एक युद्ध से था? आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 1816 के बीच। 1814 से 1816 के बीच हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। कब से कब तक था यदि कार्यकाल की बात की जाए तो ये था 1813 से 1823 तक था। 1823 तक था। ठीक। अफगान की युद्ध की बात करें तो अफगान युद्ध में 3 थे। अफगान युद्ध में कितने थे? 3 थे। कौन कौन से? देखिए, यह था प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध, ये द्वितीय युद्ध और ये था तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध। यदि बात करें इनकी, ये कब से कब तक हुए थे? ये हुआ था आपका 1838 से 42 के बीच। 38 से 42 के बीच हुआ था। दूसरा 1878 से 80 के बीच हुआ था। और तीसरे की बात करें, ये 1880 के बीच हुआ था। और तीसरे की बात करें हम तो ये हुआ था 1919 में। चलिए और देखते हैं हम। अफगान युद्ध के बारे में देखा। अब देखते हैं हम
आंग्ल सिख के युद्ध के बारे में। सिख में कितने थे? सिख युद्ध में थे 2। कौन कौन से? प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। ये सिख वाला युद्ध कब हुए थे? ये हुआ था 1845 में, 1845 से 46 के बीच हुआ था। और ये जो हुआ था द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1848 से 49 के बीच हुआ था। 48 से 49 के बीच, 1849 के बीच, तो ये भी ध्यान रखना है। बात करें मराठा की। मराठा में 3 थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें भी 3 थे। और इसमें ये जो था पहला 1775 से लेके 1775 से लेके ये था 1782 के बीच, 1782 के बीच। सेकंड द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय युद्ध कब था? ये था 1803 से 1805 के बीच, 1803 से 1805 के बीच था। और तृतीय युद्ध की बात करें ये था 1817 से 18 17 से 18 के बीच, 1818 के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें एक अनुमोदन मार्च निकला था जो 1816 में, ये इसी में सुगोली की संधि में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सत्य है? प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी सभा, परमहंस मंडली, ब्रह्म समाज। ऑप्शन है हमारे पास 4 2 1 3, 4 2 3 1, 3 4 2 1 और 4 3 2 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए प्रार्थना समाज की बात करें, प्रार्थना समाज 1867। तत्वबोधिनी सभा की बात करें 1839 में हुई थी स्थापना। यदि परमहंस मंडली की बात करें ये हुई थी 1849 में इसकी स्थापना। परमहंस मंडली की जो स्थापना हुई थी 1849 में हुई थी। और ब्रह्म समाज की बात करें तो ये हुई थी 1828 में, 1828 में स्थापना हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए पहले पे तो यही आ जाएगा 1828, फिर आएगा आपका 39, दूसरे पे आएगा, फिर तीसरे पे ये आएगा और फिर चौथे पे ये आएगा। यानी कि 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। ठीक है, अब यदि बात करें इनके बारे में और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इनकी स्थापना प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बम्बई में, बम्बई। ठीक, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता, यदि इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। यदि बात करें हम परमहंस मंडली की, परमहंस मंडली मुंबई, इसमें कौन थे? इसमें अध्यक्ष थे आत्माराम पांडुरंग। इसमें भी प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली जो कि कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, यदि बात करें हम ब्रह्म समाज की, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इसके अध्यक्ष थे। ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सही कथन बताना, सत्य कथन। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी, ठीक है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिए गए, ये भी ठीक है। और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें एक सन्यासी विद्रोह हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1763 से 1800 के बीच। नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? पंडित भवानी चरण पाठक ने किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वायसरायों में से कौन सा एक साहित्यकार कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरिडिथ के नाम से लिखता था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड एलिगन द्वितीय। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल की बात करें, भारत में कब तक वायसराय रहा था? तो ये रहा था, भारत में जो वायसराय रहा वो 1867 से और 1880 के बीच रहा था। 1867 से 80 के बीच, 1880 के बीच रहा था, ठीक है। और इसका एक वो है, इसके समय में एक एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, प्रेस एक्ट कब आया था? ये आया था आपका 1878 में आया था। कब आया था? 1878 में आया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन होम रूल सोसाइटी और यूनाइटेड इंडिया हाउस और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1942 में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी जापान में, ठीक है। बात करें इंडिया होम रूल सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। 1905 में कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। और यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करें तो ये हुई थी 1908 में स्थापना हुई थी। और ये इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी अमेरिका में, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था? बिहार में आदिवासियों का उन्नयन, गुजरात में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन चलाना, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना, पंजाब में एक किसान आंदोलन चलाना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था।
यदि बात करें सत्यशोधक समाज के और इसके बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? ये हुई थी 1873 ईस्वी में, 1873 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। फूले, ठीक, कहाँ? महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। दस नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। यदि बात करें इसकी स्थापना की तो कब हुई थी? 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? गांधी जी के। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1930 में, जो कि पूछे जाते हैं अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रट्टा लगा लो एक तरीके से इनका, सविनय अवज्ञा क्या, इनकी स्थापना कब हुई है, इनका उद्देश्य क्या था, ये सब। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुई थी? ये भी गांधी के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? दांडी मार्च भी ध्यान रखेंगे, दांडी मार्च कब? 1930 मार्च की बात हो रही है। कितना? 12 मार्च। ठीक, ध्यान रखेंगे ये भी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक तरीके से विरोध करना था। ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक तरीके से क्या करना था? विरोध करना था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, कब शुरुआत हुई थी? 1942 में। 1942 में शुरुआत हुई थी गांधी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। क्या था? भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। दिल्ली चलो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये दिया था बोस ने, सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। और सेकंड है, मौस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2 दोनों सही, केवल 1, केवल 2 दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका दोनों सही हैं। अशोक के समय मौर्य काल में 5 प्रांतों की संख्या 5 थी और मौस्की के जो लघु शिलालेख हैं उसमें स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा था।
कौन कौन से हैं 5 प्रांत यदि बात की जाए, जैसे कि पूर्वी प्रांत है, पूर्वी प्रांत, और कौन सा प्रांत है, कलिंग प्रांत, कलिंग प्रांत, और कौन सा है, अवंती प्रांत, अवंती प्रांत, और उत्तरापथ है, उत्तरापथ है, और दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ। कितने हो गए, पूर्वी प्रांत 1, कलिंग 2, अवंती 3, उत्तरापथ 4 और दक्षिणापथ 5। ठीक है। यदि इनकी राजधानी की बात करें हम, तो राजधानी क्या थी पूर्वी प्रांत की, तो ये थी पाटलिपुत्र राजधानी थी, पाटलिपुत्र राजधानी थी पूर्वी प्रांत की। कलिंग की बात करें तो कलिंग की थी तोसली। अवंती की बात करें तो अवंती की थी उज्जैनी। और उत्तरापथ की बात करें, उत्तरापथ की तक्षशिला। और दक्षिणापथ की बात करें तो इसमें थी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कथन दिया है और कारण दिए हैं। देखिए, सरस्वती ऋग्वेदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी और सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, ऋग्वेद, सरस्वती ऋग्वेदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, ये ऑप्शन ठीक है। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है, नहीं 3 बार नहीं किया गया है, ये किया गया यमुना का, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है, यमुना का 3 बार। और गंगा का कितनी बार किया गया, गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है, गंगा का 1 बार उल्लेख है। सर्वाधिक जो उल्लेख किया गया है वो किसका किया गया है, वो किया गया है सिंधु का। सर्वाधिक उल्लेख किसका किया गया है, वो किया गया है आपका सिंधु का, ये ध्यान रखेंगे। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और इसका सिंधु का सर्वाधिक बार। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से, मातेतमा और देवेत्मा और क्या नाम है, नदीतमा। ठीक है, इन 3 नामों के 3 नाम दिए गए हैं। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्धिक लेखक हरिभद्र किस एक शासक के राज्यसभा में निवास करते थे? धर्मपाल, विजयसेन, मूलराज प्रथम और मिहिरभोज प्रथम। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हरिभद्र एक शासक के राज्यसभा में निवास करते थे, धर्मपाल के राज्यसभा में निवास करते थे। यदि बात करें हम पाल वंश की, तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश की बात करें तो पाल वंश में
संस्थापक कौन थे? गोपाल, जिनका टाइम था 750 से 770 के बीच। और धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोनपुर बिहार की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल, यदि पूछा जाए किस वंश से थे? पाल वंश। धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला और सोनपुर बिहार की स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? जजिया, खराज, खुम्स, ज़कात। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, खराज। हम जजिया की बात करें, यदि हम जजिया की बात करें, ये क्या था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाले कर था। लिया जाने वाला कर था। यदि बात करें हम खुम्स की, ये क्या था? ये था युद्ध में लूट से प्राप्त धन। युद्ध में लूट से प्राप्त धन था। यदि हम बात करें ज़कात की, ज़कात किससे संबंधित था? ज़कात जो था वो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खराज में क्या था? खराज में भी यही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन ये गैर मुस्लिम कृषकों से था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वो डायरेक्ट था, गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर, और ये खराज जो था गैर मुस्लिम कृषकों से लिए जाने वाला था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालक्रम है? वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, वेवेल योजना, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए बात करें नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ये आई थी 1928 में आई थी। 1928 में क्या? नेहरू रिपोर्ट। उन्नीस में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देना था। क्या करना था? भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना था।
और इनकी मोतीलाल नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयार किया, समिति ने तैयार किया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की बात करें, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, 1940 में आया था। ठीक है, इसमें क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को समर्थन प्राप्त करना था अगस्त प्रस्ताव में। अब बात करें क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये कब आया था? ये आया था आपका 1942 में। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन। इसमें था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत का समर्थन हासिल करना था और बदले में भारत को डोमिनियन का दर्जा देना था। बात करें वेवेल योजना की। वेवेल योजना कब आई थी? वेवेल योजना ये आई थी आपकी 1945 में आई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जातिगत हिंदू और मुसलमानों के बीच समानता स्थापित करना था। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए, नेहरू रिपोर्ट 28 में, अगस्त प्रस्ताव 40 में, फिर 42 में और फिर 45 में। ऑप्शन सी, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और वेवेल योजना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के 21 पर्व में गीता का उल्लेख है? विराट पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भीष्म पर्व। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया मुगलकालीन पद, एक तरफ दिया उनके कार्य। खुफिया नवीस के सामने दिया गुप्त पत्र लेखक। वाकिया नवीस के सामने दिया सूचना अधिकारी। मीर ए बरर वन अधीक्षक। और मुशर्रफ के सामने दिया आपको समाचार लेखक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें। देखिए, इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुशर्रफ में कौन था? ये क्या थे? समाचार लेखक नहीं थे, सह लेखाकार थे। क्या थे? सह लेखाकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया? बिलग्राम युद्ध, चौसा युद्ध, चंदेरी युद्ध और घाघरा युद्ध। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था उस टाइम पे। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बिलग्राम युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? यह हुआ था 1540 में हुआ था, 1540 को हुआ था। ठीक है, चंदेरी की बात करें तो चंदेरी कब हुआ था? यह हुआ था 1528 में हुआ था। चौसा युद्ध की बात करें, चौसा का कब हुआ था? यह हुआ था 1539 में हुआ था। और घाघरा की यदि बात करें तो ये हुआ था 1529 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? बिलग्राम का तो आपका शेर खां और हुमायूं के बीच हो गया। शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। और यदि बात करें हम किसकी? चौसा के युद्ध की। चौसा के युद्ध में कौन था? शेर खां और हुमायूं के मध्य, ये भी शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था चौसा का युद्ध। अब यदि बात करें हम चंदेरी के युद्ध की, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था मेदिनी रॉय के बीच और बाबर के बीच। मेदिनी रॉय और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, और घाघरा युद्ध की बात करें तो ये किसके बीच हुआ था? अफगान और बाबर के बीच हुआ था, अफगानों के बीच और बाबर के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? मुरीद, खानका, बासरा
और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुरीद कौन होते थे? ये सूफी विचारधारा के तहत जो लोग सूफी होते थे उनसे शिष्यता ग्रहण करते थे या शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है। खानका में सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उनको खानका कहते हैं। ठीक। यदि बासरा की बात करें, इसमें क्या होता है? सूफियों के धर्म संघ थे। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन सेकेंड और महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, परमेश्वर वर्मन कब से कब तक थे? ये थे 600 से 630। और नरसिंह वर्मन की बात करें 630 से ये थे 68 तक। और हम नंदी वर्मन की बात करें, नंदी वर्मन सेकेंड की, तो ये 731 से 96 तक थे। और यदि बात करें महेंद्र वर्मन की, महेंद्र वर्मन कब से कब तक थे? परमेश्वर वर्मन नहीं, ये 670 से लेके कितने तक थे? 670 से लेके 700 तक थे। और नंदी वर्मन जो है, नंदी वर्मन 31 से 96 थे। और महेंद्र वर्मन की बात करें तो ये थे 600 से 30 तक। ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 731 से 96। ऑप्शन सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फरेजी आंदोलन 1819, तायूनी आंदोलन 1890, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अहमदिया आंदोलन 1889 से 90। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा, तायूनी आंदोलन। तायूनी आंदोलन कब हुआ था? 1839 में हुआ था। 1839 में हुआ था। ठीक है। फरेजी आंदोलन के बारे में बात करें तो इसमें नेता कौन थे? इसमें थे हाजी शरीयतुल्लाह हो या दादू मियाँ। ठीक है। कहाँ? बंगाल। ठीक। तायूनी की बात करें, ढाका, अलीगढ़, तो अलीगढ़ यानी कि यूपी में। और अहमदिया गुलाम अहमद, इसमें नेता जो थे गुलाम अहमद थे। और अलीगढ़ में आंदोलन में नेता कौन थे? सर सैयद अहमद थे। और तायूनी में कौन थे? तायूनी में करामत अली थे। इसमें जो नेता थे करामत अली थे। अलीगढ़ में हमने कौन बताया था? सर सैयद अहमद। अहमदिया की बात करें, अहमदिया में थे गुलाम अहमद। और जो इसमें फरेजी में थे ये थे दादू मियाँ या और कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह, या एक और थे, दो थे इसमें, हाजी शरीयतुल्लाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, कुषाण वंश के किस शासक ने सिक्कों पर शिव, स्कंद और विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं? कनिष्क के, हुविस्क के, कुजूल कड़फिशस के, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हुविस्क के शासनकाल में ऐसा हुआ। यदि कुषाण वंश की स्थापना की बात की जाए तो वो किसने की थी? वो की थी कुजूल कड़फिशस ने की थी, कुषाण वंश की। ठीक है। और सबसे प्रतापी शासक होते थे, सबसे प्रतापी का शासक कौन थे? सबसे प्रतापी शासक जो थे वो थे कनिष्क, लेकिन स्थापना कुजूल कड़फिशस ने की थी। ठीक है। हुविस्क के शासनकाल में ये सिक्के चलाए जिस पर ये सारी आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? दंडपाशिक, महादंडनायक, महाबलाधिकृत या उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका दंडपाशिक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। महादंड नायक की बात करें तो ये कौन होते थे? ये होते थे न्यायाधीश, न्यायाधीश होते थे। और महाबलाधिकृत की बात की जाए तो ये कौन होते थे? ये होते थे सेनापति, सेनापति होते थे। और ये जो है दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। ऑप्शन हमारे पास दोनों सही सही व्याख्या करता है, और दोनों सही सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है और गलत है, ये गलत है और सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। देखिए इसमें आपके दोनों सही होंगे। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है अरुण को, और अपनी धुरी पर झुका हुआ भी है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। और यदि इसकी खोज की बात करें तो अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? वो की थी विलियम हर्शेल ने। किसने की थी? विलियम हर्शेल द्वारा। ठीक है। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और यदि बात करें ये जो अपनी धुरी पे कैसे घूमता है, अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, ये पूरब से पश्चिम घूमेगा, पूरब से पश्चिम घूमता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। यदि हम बात करें कुछ ग्रहों की, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे कौन से को आंतरिक ग्रह कहते हैं, कौन से को बाह्य ग्रह कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में विस्तार से बताया गया है। तो आप एनसीईआरटी की वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर जाकर वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी आपको इसकी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है? पंपास, लानोस, पार्कलैंड, सेल्वास। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है, तो पंपास हो जाएगा इसमें।
ठीक है, क्योंकि ये किसका है, ये है शीतोष्ण घास के मैदान का, शीतोष्ण यानी कि ठंडी घास बोल सकते हैं। ठीक है, पंपाज कहाँ मिलती है आपको, ये मिलती है अर्जेंटीना में, लानोज वेनेजुएला में, सेलवास कहाँ मिलती है, सेलवास बताएंगे कमेंट करके, और पार्कलैंड मिलती है आपको अफ्रीका में, ये अफ्रीका में मिलती है, लानोस वेनेजुएला में मिलती है, और पंपास अर्जेंटीना में मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है कितने कितने डिग्री अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, तो ये 10 से 25 डिग्री अक्षांश के में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मूलाभ मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है वायुमंडल की किस संरचना में पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट। ठीक है, वायुयान जो उड़ते हैं वो भी इसी परत में इसी मंडल में उड़ते हैं वायुयान, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्षोभ मंडल में सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो इसमें घटित होती हैं, मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो इसी में घटित होती हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य की सीमा पूछा जाए तो क्षोभ सीमा हो जाएगा, और समताप मंडल और ताप मंडल के बीच, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच कौन सी सीमा आएगी। देखिए तो ये जो पढ़ते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल है, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में कौन कौन सी सीमा है वो भी पता होना चाहिए, कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं इनमें वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है, टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, और फिनलैंड को झीलों की क्या कहा जाता है, वाटिका कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है 1 और 3, 1 2 2 3, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। ठीक है, और यदि बात करें टिटिकाका बोलीविया पेरू की सीमा पर स्थित है, तो ये भी ठीक है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 1 2 3, तीनों राइट हैं इसमें, तो ये यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवा के मार्ग में पड़ती है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, पोर्ट लुइस मॉरिशस, ब्राज़ील या ब्राज़ील। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वेलिंगटन न्यूजीलैंड। ठीक है, तो जैसे कि गरजती चालीसा, भयंकर पचासा, ये सारी हवा जो हैं पता होनी चाहिए कौन सी पवनें हैं ये। ठीक है, गरजती चालीसा, भयंकर पचासा, चीखता साठा, तो इनके मार्ग में कौन कौन से पड़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ठीक है, ध्रुवीय पवन, इस तरीके से पवनें भी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी पवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीले मरुस्थल और हिमटॉपियां। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका गहरे समुद्र। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जनजातियां, संबंधित क्षेत्र। सेमांग के सामने दिया न्यूजीलैंड, माओरी के सामने दिया ये मलेशिया, बोरो के सामने दिया ब्राजील और बंतू के सामने दिया श्रीलंका। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? देखिए सेमांग जो है, सेमांग है हमारा मलेशिया में, ये तो सुमेलित होगा नहीं। माओरी है हमारा न्यूजीलैंड में, ये भी सुमेलित नहीं होगा। बोरो है हमारा ब्राज़ील में, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बंतू है श्रीलंका में नहीं है, बंतू है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया था। ये बताना है कि सही नहीं है। केवल वन, केवल टू, वन और टू दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सत्य नहीं है। देखिए संविधान के निर्माताओं ने यह विचार दिया 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा टू राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र से राज्य सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन हमारे पास वही हैं, दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों सही व्याख्या नहीं करता। एक सही है, आठ गलत है, एक गलत है, आठ सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका दोनों राइट हैं, व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि आपातकाल की बात आती है तो आपातकाल को हम तीन उसमें देखते हैं। आपातकाल को तीन फेजों में देखते हैं, तीन चरणों में देखते हैं। कौन कौन से? जैसे कि राष्ट्रपति शासन हो गया, नहीं राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। दूसरा हो गया हमारा राष्ट्रपति शासन हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया। और तीसरा हमारा वित्तीय आपातकाल हो गया, वित्तीय आपातकाल। तो ये भी ध्यान रखेंगे। किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल आता है 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन आ जाता है 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल आ जाता है 360 के तहत। ठीक, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है संसद में बजट पारित होने के स्तर को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आम बहस, बजट का प्रस्तुतिकरण, अनुदान मांग पर मतदान, वित्त विधेयक पारित होना, विभागीय समितियों द्वारा जांच और विनियोग विधेयक का पारित होना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए पहले पे हो जाता है बजट प्रस्तुतिकरण, दूसरे पे यदि बात करें तो दूसरे पे हो जाता है आम बहस, तीसरे की यदि बात करें तो तीसरा क्या होगा? तीसरे की बात करें तो विभागीय समितियों द्वारा जांच, तीसरा होगा विभागीय समितियों द्वारा जांच। चौथा होगा अनुदान मांग पर मतदान। और यदि पांचवें की बात करें तो क्या होगा? क्या होगा? चार,
5वें की बात करें वित्त विधेयक, 5वां, और ये विनियोग विधेयक और फिर वित्त विधेयक, ऑप्शन 6। देखिए हमने पहले पे ये देखा, पहले पे आएगा बजट प्रस्तुतिकरण, दूसरे पे आएगा ये आपका आम बहस, दूसरे पे आम बहस हो गया। तीसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे आएगा विभागीय समिति द्वारा जांच, और चौथे की बात करें तो चौथा आएगा अनुदान मांग पर मतदान, और 5वें की बात करें तो 5वें पे आएगा आपका विनियोग विधेयक, 5वें पे आएगा विनियोग विधेयक और 6ठे पे आएगा वित्त विधेयक। हाँ ठीक है, ऐसे ही था। पहले पे हमारा बजट प्रस्तुतिकरण यानी कि 2 आएगा, फिर आम बहस आएगा। 2 और 1 किस किस में है, 2 और 1, 2 1 हमको 1 में ही मिल रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले पे बजट प्रस्तुतिकरण, दूसरे पे आम बहस, और तीसरे पे बात करें तो हम तीसरे पे विभागीय समितियों द्वारा जांच, और चौथे पे बात करें तो आ जाएगा अनुदान मांग पर मतदान, और 5वें पे बात करें तो आ जाएगा विनियोग विधेयक, और 6ठे पे बात करें तो वित्त विधेयक। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उच्च न्यायालय दिए हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए हैं। इलाहाबाद के सामने दिया 1868, हिमाचल के सामने दिया 1971, जम्मू कश्मीर के सामने 1928, पटना के सामने 1916। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद की जो स्थापना हुई है कब हुई थी, 68 में नहीं हुई है, 66 में हुई है, 1866 में हुई थी। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। सत्य कथन बताना है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए 280 में अनुच्छेद वित्त आयोग के बारे में दिया है। ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में व्यवस्था की गई है, ऑप्शन सही है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष नहीं होता है, हर 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष, हर 5वें वर्ष में किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका केवल 1। ठीक है, यदि इसमें सदस्यों की बात करें, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, वो होते हैं 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। 5 में से 1 अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष होता है, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। ठीक, यदि बात करें वित्त आयोग जो पहला प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रथम पूछ लेता है, पूछा भी गया है। ठीक है, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं केसी नियोगी, प्रथम के केसी नियोगी। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो वो हैं के संथानम। यदि 14वें की बात करें तो वो हैं वाई.वी. रेड्डी। 15वें की बात करें तो वो हैं एन.के. सिंह, और 16वें जो हैं वो कौन है, वो हैं अरविंद पनगड़िया होंगे, जो 2026 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कार्यकाल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बोहरा समिति का संबंध किससे है। वित्तीय सुधार से, पुलिस सुधार से, राज्यपाल की नियुक्ति से, और राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ से। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ से है बोहरा समिति। कब गठन किया गया था बोहरा समिति का, बोहरा समिति का जो गठन है वो किया गया था 1993 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद है। आधार मेटा डेटा को 1 साल से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। आधार मेटा डेटा को 3 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा।
कब आया था? 2018 में। ठीक, इसमें ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा। आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? 12, 32, 64, 96। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका 64 राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इकोटोन के उदाहरण, निम्न में से कौन सा या कौन से इकोटोन के उदाहरण? घास भूमियाँ, ज्वार नदमुख, नदी तट। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 3, 1 और 2, केवल 3, उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए इसमें इकोटोन के जो है ना सभी उदाहरण है। घास भूमि भी उदाहरण है, ज्वार नदमुख भी उदाहरण है, नदी तट भी उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है? लाइबेरिया, बोलीविया, उरुग्वे और अंगोला। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। 40 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका बोलीविया राइट हो जाएगा। ठीक है, समुद्री तटरेखा से नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कर्मेडेक गर्त, उत्तरी प्रशांत, सुंडा गर्त हिंद महासागर, प्यूर्टो रिको अटलांटिक, यूरेशियन आर्कटिक महासागर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। ये कर्माडेक जो गर्त है उत्तरी प्रशांत में नहीं है, ये दक्षिणी प्रशांत में है। ठीक है, कहाँ है? दक्षिणी प्रशांत में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सुंडा आपका हिंद महासागर में होगा, प्यूर्टो रिको उत्तरी अटलांटिक में होगा, नॉर्थ अटलांटिक में होगा। ठीक है, और यूरेशियन बेसिन कहाँ है? आर्कटिक महासागर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची में संबंधित नहीं है? युद्ध संधि, कृषि सिंचाई और सड़कें, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन, बैंक, बीमा, खाने। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? युद्ध संधि भी है, हवाई मार्ग और डाक तार, टेलीफोन भी है और बैंक, बीमा, खाने भी हैं, लेकिन कृषि सिंचाई और सड़कें इस सूची में शामिल नहीं, संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या 6 से 65 वर्ष की आयु तक, या 6 और 60 वर्ष की आयु तक। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितने अनुच्छेद से? ये अनुच्छेद 312 से लेके 315 से लेके कितने तक है? 323 तक है। ठीक है, आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है 5, 7, 6, 8। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। ये है आपका, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र, मैकाल। देखिए मैकाल पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है मैकाल का, जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है?
सर्वोच्च शिखर की बात करें यदि, सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अमरकंटक, अमरकंटक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी माला, ये बालाघाट, सतमाला और हरिश्चंद्र कहाँ हैं, ये हैं आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, सब मैकाल है आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कावेरी। इजी क्वेश्चन है, बताएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, बाकी सब कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में गिरेंगी, लेकिन सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। गोदावरी और कावेरी गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी अमरकंटक से। गोदावरी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है नासिक से। ठीक, कावेरी की बात करें, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और यदि ताप्ती की बात करें, ये कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ये ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। नालिका, घाटी, अवनालिका, अवनालिका नालिका घाटी, घाटी अवनालिका नालिका, नालिका अवनालिका घाटी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका पहले नालिका आएगा, फिर अवनालिका आएगा, फिर घाटी आएगा। नालिका, अवनालिका और घाटी, नालिका, अवनालिका और घाटी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है WWF द्वारा, UNEP द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा या UNO द्वारा। WWF द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक या UNO। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका UNEP, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कौन इसको ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट को जारी करता है? UNEP। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति दिए, एक तरफ राज्य दिए। ओंगे जनजाति के सामने दिया अंडमान निकोबार, हलाम के सामने दिया त्रिपुरा, लेप्चा के सामने सिक्किम, गद्दी के सामने दिया गुजरात। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए, ओंग जो जनजाति है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार की, हलाम त्रिपुरा की, लेप्चा कहाँ की? सिक्किम की है। गद्दी गुजरात नहीं, गद्दी गुजरात की नहीं है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। और गद्दी गुजरात की नहीं है तो कहाँ की है? ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन है, दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है? पूर्वी तटीय प्रदेश, हिमालय का बर्फाच्छादित क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र और अंडमान द्वीप का समुद्री क्षेत्र। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए
टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी। और जो डेली के 5 क्वेश्चन आपको यूट्यूब कम्युनिटी से मिल जाएंगे। डेली 5 क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो आप उनका जवाब भी दे सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।